जीत आपकी, कामयाबी की ओर ले जाने वाली सीढ़ी, जिसे लिखा है शिव खेड़ा ने। अध्याय 6, आत्मसम्मान, सकारात्मक नजरिया विकसित करना। हेनरी डेविड थोरो ने कहा है कि कोई आदमी अपने बारे में जो सोचता है उसी से उसकी तकदीर तय होती है या उसके भाग्य के बारे में संकेत मिलता है। एक भिखारी एक स्टेशन पर पेंसिलों से भरा कटोरा लेकर बैठा हुआ था। एक युवक अधिकारी उधर से गुजरा और उसने कटोरे में $1 डाल दिया, लेकिन उसने कोई पेंसिल नहीं ली। उसके बाद वह ट्रेन में बैठ गया। डिब्बे का दरवाज़ा बंद ही होने वाला था कि अधिकारी एकाएक ट्रेन से उतरकर भिखारी के पास लौटा और कुछ पेंसिलें उठाकर बोला, मैं कुछ पेंसिलें लूँगा। इनकी कीमत है। आखिरकार तुम एक व्यापारी हो और मैं भी। उसके बाद वह तेजी से ट्रेन में चढ़ गया। 6 महीने बाद वह अधिकारी एक पार्टी में गया। वह भिखारी भी वहाँ पर सूट और टाई पहने हुए मौजूद था। भिखारी ने उस अधिकारी को पहचान लिया। वह उसके पास जाकर बोला, आप शायद मुझे नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन मैं आपको पहचानता हूँ। उसके बाद उसने 6 महीने पहले घटी घटना का जिक्र किया। अधिकारी ने कहा, तुम्हारे याद दिलाने पर मुझे याद आ रहा है कि तुम भीख मांग रहे थे। तुम यहाँ सूट और टाई में क्या कर रहे हो? भिखारी ने जवाब दिया, आपको शायद मालूम नहीं कि आपने मेरे लिए उस दिन क्या किया। मुझे दान देने के बजाय आप मेरे साथ सम्मान के साथ पेश आए। आपने कटोरों से पेंसिलें उठाकर कहा, इनकी कीमत है। आखिरकार तुम एक व्यापारी हो और मैं भी। आपके जाने के बाद मैंने सोचा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं भी क्यों मांग रहा हूँ? मैंने अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए कुछ अच्छा काम करने का फैसला लिया। मैंने अपना झोला उठाया और काम करने लगा। आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। मुझे मेरा सम्मान लौटाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। उस समय उस घटना ने मेरा जीवन बिल्कुल बदल दिया। भिखारी की ज़िंदगी क्या बदलाव आया? भिखारी की ज़िंदगी में क्या बदलाव आया? बदलाव यह आया कि उसका आत्मसम्मान जग गया और उसके साथ ही उसकी कार्य क्षमता भी बढ़ गई। हमारी ज़िंदगी में आत्मसम्मान इसी तरह का जादुई असर बनाता है। आत्मसम्मान और कुछ नहीं बल्कि खुद अपने बारे में हमारी सोच है। अपने बारे में हमारी जो राय होती है उसका हमारी काम करने की शक्ति, रिश्तों, माँ बाप के रूप में हमारी भूमिका, ज़िंदगी में हमारी उपलब्धियाँ, यानी हर चीज़ पर काफ़ी गहरा असर पड़ता है। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान से ज़िंदगी खुशहाल, संतुष्ट और मकसदों से भरी ज़िंदगी बनती है। हम अगर खुद को मूल्यवान नहीं मानते तो हम में ऊंचे दर्जे का स्वाभिमान भी पैदा नहीं होगा। आत्मसम्मान की वजह से हम आत्म प्रेरित होते हैं। इतिहास में जितने भी महान नेताओं और शिक्षकों का जिक्र है, उन सब का मानना था कि सफल होने के लिए इंसान का आत्म प्रेरित होना जरूरी है। हम अपने बारे में जो सोचते हैं उसका एहसास अनजाने में ही दूसरों को भी करा देते हैं और दूसरे लोग हमारे साथ उसी ढंग से पेश आते हैं। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोग खुद में दृढ़ विश्वास और क्षमता पैदा करते हैं और वे जिम्मेदारियां कबूल करने के लिए तैयार रहते हैं। वे जिंदगी का सामना आशावादी नज़रिए के साथ करते हैं, रिश्तों को बेहतर बनाते हैं और उनके जीवन में अधिक परिपूर्णता होती है। वे प्रेरित और महत्वाकांक्षी होते हैं। वे अधिक संवेदनशील भी होते हैं। उनकी काम करने की क्षमता और खतरे मोल लेने की योग्यता बढ़ जाती है। नए अवसरों और चुनौतियों को वे खुले मन से स्वीकार करते हैं। वे बड़े चतुराई और सरलता के साथ दूसरों की आलोचना या तारीफ कर सकते हैं और अपनी आलोचना या प्रशंसा स्वीकार कर सकते हैं। आत्मसम्मान एक ऐसा एहसास है जो अच्छाई को समझने और उस पर अमल करने से पैदा होता है। आत्मसम्मान हमारी खुद की सोच है। एक किसान ने अपने खेतों में लौकी बोई। उसने बिना कुछ सोचे समझे एक छोटी सी लौकी को बेल
समेत एक शीशे के जार में रख दिया। फसल काटने के समय उसने देखा कि जार में रखी लौकी केवल उतनी ही बढ़ सकी है जितना बड़ा जार था। जिस तरह लौकी उसे रोकने वाली हदों से अधिक नहीं बढ़ सकी, उसी तरह हम भी अपने सोच के दायरों से आगे नहीं बढ़ सकते, उस दायरे की हदें जो भी हों। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान के कुछ फायदे। लोगों की भावनाओं और उनकी उत्पादकता के बीच सीधा रिश्ता होता है। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान का इजहार अपने आप को, दूसरे को तथा जायदाद, कानून, माँ बाप और देश को दी जाने वाली इज्जत से होता है। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। ऊंचे दर्जे का आत्मसम्मान दृढ़ विश्वास पैदा करना, जिम्मेदारियां कबूल करने की इच्छा पैदा करना, आशावादी नज़रिया बनाता है, रिश्ते बेहतर बनाता है और ज़िंदगी में परिपूर्णता लाता है। दूसरे की ज़रूरतों के प्रति व्यक्ति को संवेदनशील बनाता है और देखभाल का नज़रिया बनाता है। व्यक्ति को खुद से प्रेरित और महत्वाकांक्षी बनाता है। आदमी की सोच में नए अवसर और चुनौतियों को कबूल करने के लिए खुलापन लाता है। कार्य करने की क्षमता और खतरे मोल लेने की योग्यता बढ़ता है। आदमी को प्रशंसा और निंदा का लेन देन चतुराई और सरलता के साथ करने में मदद देता है। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाला व्यक्ति अपनी साख गंवाने के बजाय व्यापार में घाटा उठा लेता है, क्योंकि वह अपनी साख को अनमोल मानता है। घटिया किस्म का आत्मसम्मान। हम घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाले लोगों को कैसे पहचानेंगे? ऐसे लोग कैसा व्यवहार करते हैं? आगे दी गई सूची में ऐसे लोगों के कुछ लक्षण दिए गए हैं। इसमें उनके सारे लक्षण तो शामिल नहीं हैं, पर यह उनके बारे में संकेत जरूर दे देती है। वे आम तौर पर गपबाज होते हैं। दूसरे की आलोचना करना उनका स्वभाव होता है। वे आलोचना इस तरह करते हैं मानो इस बात की प्रतियोगिता चल रही हो कि कौन अधिक आलोचना कर सकता है। वे अहंकारी और घमंडी होते हैं। ऐसे लोग सब कुछ जानने का दिखावा करते हैं। घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाले लोगों के साथ या उनके लिए काम करना बेहद मुश्किल होता है। वे खुद को ऊंचा साबित करने के लिए दूसरों को नीचा साबित करते हैं। वे आत्म केंद्रित और बंद दिमाग के होते हैं। वे लगातार बहाने बनाते हैं और अपनी नाकामयाबी को स्वाभाविक साबित करने की कोशिश करते हैं। वे कभी जिम्मेदारियां कबूल नहीं करते और हमेशा दूसरे का इल्ज़ाम लगाते हैं। वे भाग्यवादी नज़रिया वाले होते हैं। वे कभी पहल नहीं करते और घटनाओं के खुद घटित होने का इंतजार करते हैं। वे स्वभाव से भी ईर्ष्यालु होते हैं। वे सकारात्मक आलोचना को भी स्वीकार नहीं करते और अपना बचाव करने लगते हैं। अकेले होने पर वे खुद को असहज और तकलीफ में महसूस करते हैं। घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाले लोग अदब और सलीके के हदों को पार कर जाते हैं। उन्हें अपनी सीमा का एहसास नहीं होता है। वे यह नहीं समझ पाते कि किस मुकाम पर तहजीब की हदें खत्म हो जाती हैं और बेहूदगी शुरू हो जाती हैं। सामाजिक जमावड़ों में मजाक आम तौर पर सुने सुनाए जाते हैं, पर शराब के हर जाम के साथ ये मजाक गंदे से गंदे होते जाते हैं। उनके सच्चे दोस्त नहीं होते, क्योंकि वे खुद सच्चे नहीं होते। वे ऐसे वादे करते हैं जिनके बारे में उन्हें मालूम होता है कि वे पूरे नहीं कर पाएंगे। घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाला व्यक्ति चांद को बेचने का वादा भी कर सकता है। वादे पूरे न करने से आदमी का साँख गिरता है। उनका व्यवहार नासमझी और गलतियों से भरा होता है। वे पेंडुलम की तरह एक छोर से दूसरे छोर तक झूलते रहते हैं। आज वे हमारे साथ बड़ी शराफत से पेश आएंगे, लेकिन कल वे हमारा गला काट सकते हैं। उनमें संतुलन की कमी होती है। वे लोग खुद से दूर कर देते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं। वे तुनुक मिजाजी होते हैं। उनका आत्मसम्मान छूते ही गहरा जाने वाली किस्म का होता है। कोई भी बात कहने पर वे उसे निजी तौर पर ले लेते हैं और अपने मन पर चोट महसूस करते हैं। उससे उसमें मायूसी पैदा होती है। संवेदनशीलता और तुनुक मिजाजी में क्या फ़र्क है?
तनुक मिजाजी एक कटीला नज़रिया है। ऐसे आदमी को करीब जाने का मतलब चोट खाना होता है। दूसरी ओर संवेदनशीलता एक सकारात्मक नज़रिया है। यह दूसरों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। कई बार ये दोनों शब्द एक दूसरे के बदल के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। लोग कहते हैं कि उस आदमी से बात करते वक्त होशियार रहो, वह बेहद संवेदनशील है। दरअसल वे यह कहना चाहते हैं कि वह आदमी तनुक मिजाज है, इसलिए होशियार रहो। उन्हें खुद से दूसरों से नकारात्मकता उम्मीदें होती हैं और वे निराश भी कम ही होते हैं। उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। वे हमेशा दूसरों से मान्यता और स्वीकृति पाने की कोशिश करते हैं। स्वीकृति की चाह और किसी की राय जानने में फ़र्क है। वास्तव में राय जानने का मतलब सलाह मांगना होता है। वे अपने बारे में डींगे हाँकते हैं। दरअसल यह आत्मविश्वास की कमी की निशानी है। वे दब्बू और डरपोक स्वभाव के होते हैं। वे अपने वजूद के लिए खुद को शर्मिंदा महसूस करते हैं। ऐसे लोग खुद को हमेशा झुका लेते हैं, लेकिन यह उनकी विनम्रता नहीं होती। विनम्रता आत्मविश्वास से पैदा होती है, जबकि दब्बूपन की वजह से आत्मविश्वास की कमी होती है। जिस आदमी में आत्मविश्वास की कमी हो, वह असरदार नेता नहीं बन सकता। दूसरे लोग उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी को महसूस कर लेते हैं, लिहाजा उनकी नज़र में उसकी इज्जत घट जाती है। उनमें दृढ़ता नहीं होती। घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाले लोग अपने विश्वासों पर टिकना नहीं चाहते। दूसरी ओर अनुचित ढंग से आक्रामक होना भी कमज़ोर आत्मसम्मान की निशानी है। जिन हालात में दया दिखानी चाहिए, उनमें आक्रामकता दिखाना दृढ़ता नहीं है। आत्मविश्वास की कमी की वजह से वे पिछलग्गू बन जाते हैं। वे सोचते हैं, जब हर इंसान ऐसा कर रहा है तो मुझे भी वही काम करना चाहिए। हम हर रोज़ लोगों को साथियों के दबाव के आगे घुटने टेकते देखते हैं, यह जानने के बावजूद कि वे जो काम कर रहे हैं उससे उन्हें या दूसरे को नुकसान पहुंच सकता है। लोग उस काम को केवल इसलिए करते हैं कि उन्हें स्वीकार कर लिया जाए। घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाले लोग केवल साथ में बने रहने के लिए साथ निभाते हैं। उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, इसलिए वे दूसरों को से मान्यता पाना चाहते हैं। वे अमीरों की बराबरी करने के लिए दिखावा करते हैं। लोग जब घर, कार या ऐसी ही अन्य चीज़ें खरीदते हैं और दूसरों को प्रभावित करने के इरादे से किसी गतिविधि में भाग लेते हैं, तो अक्सर वे ऐसा पैसा खर्च करते हैं जिसे उन्होंने कमाया नहीं होता और ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत नहीं होती। वे ये सारे काम केवल दूसरों पर रौब जमाने के लिए करते हैं, जबकि कोई ज़रूरी नहीं होता कि वे उन्हें पसंद करते हों या उन्हें तारीफ लायक मानते हों। कई बार वे अड़ियलपन दिखाते हैं या लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाला व्यवहार करते हैं। घटिया दर्जे के स्वाभिमान वाले लोग केवल दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए बेतुकी हरकतें करते हैं। उन्हें भद्दा व्यवहार करके बड़ा और महत्वपूर्ण होने का एहसास होता है। कुछ लोग केवल औरों के से अलग दिखने और लोगों का ध्यान आकर्षण करने के लिए गलत काम करते हैं और गलत मुकाम पर खड़े हो जाते हैं। अपने बारे में बढ़ चढ़कर डींगे हाँकने वाला, कक्षा में जोकरनुमा हरकतें करने वाले और भड़कीले कपड़े पहनने वाले लोग इसके उदाहरण हैं। वे अनिश्चय के शिकार होते हैं और जिम्मेदारियां कबूल नहीं करते। साहस की कमी और आलोचना के डर की वजह से उनका व्यवहार ढुलमुल हो जाता है। वे सत्ता, जिसके पास भी अधिकार हो, के खिलाफ बगावत करते हैं। उसके दृढ़ विश्वास के आधार पर साहस के साथ विद्रोह करने और घटिया दर्जे के आत्मसम्मान की वजह से विद्रोह करने में फ़र्क है। महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग और अब्राहम लिंकन जैसे विश्व के सभी महान नेता विद्रोही थे। उन्होंने अपने दृढ़ विश्वास के कारण सत्ता के खिलाफ हिम्मत के साथ बगावत की, लेकिन घटिया दर्जे के स्वाभिमान वाला व्यक्ति
अधिकार संपन्न लोगों के विरुद्ध केवल इसलिए विद्रोह करता है कि उनके पास अधिकार है, भले वे सही हों। वे असामाजिक और अंतर्मुखी होते हैं, वे दिशाहीन होते हैं और उनका नज़रिया कुछ इस किस्म का होता है, मैं किसकी परवाह नहीं करता। उनका यह रुख उनके व्यवहार में भी दिखाई देता है। उन्हें दूसरों की तारीफ करने और अपने तारीफ कबूल करने में परेशानी होती है। तारीफ करते समय उन्हें आदेश रहता है कि वह कहीं उन्हें गलत न समझ लिया जाए और अपनी तारीफ होने पर वे खुद को उस लायक नहीं मानते। अपने को नाकाबिल समझना विनम्रता नहीं है। उन्हें दुनिया की चीज़ों से काफ़ी लगाव होता है। घटिया दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोग हमारा महत्व हमारी योग्यता से नहीं बल्कि हमारे पास मौजूद चीज़ों से आंकते हैं। उनका ध्यान इस बात पर रहता है कि हम कैसी कार चलाते हैं, कैसे मकान में रहते हैं और कैसे कपड़े गहने पहनते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि इन चीज़ों को इंसान बनाता है, ये चीज़ें इंसान को नहीं बनाती। घटिया दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोग खुद से ज़्यादा दौलत और जायदाद को महत्व देते हैं। उनकी ज़िंदगी पर दिखावा और सनक हावी रहते हैं। डिजाइनर के लेबल को वे अपनी हैसियत की निशानी मानते हैं। उनसे उनके पास मौजूद चीज़ें ले ली जाए तो वे शर्म से मर जाएंगे। वे एक चूहा दौड़ में फंसे होते हैं। लिली टार्विन ने सच ही कहा, चूहा दौड़ के साथ समस्या यह है कि दौड़ जीत जाने पर भी हम चूहे ही रहते हैं। उन्हें खुद पर गर्व नहीं होता। वे असभ्य होते हैं, वे केवल लेते हैं, कुछ देते नहीं। घटिया दर्जे का आत्मसम्मान अतिवादी व्यवहार को जन्म देता है। कई बार ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाला व्यक्ति भी घटिया दर्जे के आत्मसम्मान वाले आदमी जैसे ही व्यवहार कर सकता है, लेकिन उसकी वजह अलग होती है। वह अकेला रह सकता है क्योंकि उसे एकांत पसंद होता है, जबकि घटिया दर्जे के आत्मसम्मान वाला इंसान इसलिए अकेला रहता है कि वह लोगों को सोहबत से परेशान महसूस करता है। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान और घटिया दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोगों में लक्षणों की तुलना। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोग विचार के बारे में बात करते हैं। घटिया दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोग लोगों के बारे में बात करते हैं, दूसरों की परवाह करते हैं। घटिया दर्जे वाले दूसरों की आलोचना करते हैं। ऊंचे दर्जे वाले विनम्र होते हैं, घटिया दर्जे वाले घमंडी होते हैं। ऊंचे दर्जे वाले सत्ता का सम्मान करते हैं, घटिया दर्जे वाले सत्ता से विद्रोह करते हैं। ऊंचे दर्जे वाले दृढ़ विश्वास भरा साहस होता है, घटिया दर्जे वाले साथ में रहने के लिए साथ निभाते हैं। ऊंचे दर्जे वाले आत्मविश्वासी होते हैं, घटिया दर्जे वाले भ्रमित होते हैं। ऊंचे दर्जे वाले चरित्र की चिंता करते हैं, घटिया दर्जे वाले प्रसिद्धि की चिंता करते हैं। ऊंचे दर्जे वाले दृढ़ होते हैं, घटिया दर्जे वाले आक्रामक होते हैं। ऊंचे दर्जे वाले जिम्मेदारी कबूल करते हैं, घटिया दर्जे वाले पूरी दुनिया पर इल्ज़ाम लगाते हैं। ऊंचे दर्जे वाले हितों की चिंता करते हैं, घटिया दर्जे वाले स्वार्थी होते हैं। ऊंचे दर्जे वाले आशावादी होते हैं, घटिया दर्जे वाले निराशावादी होते हैं। ऊंचे दर्जे वाले दूसरों की ज़रूरत समझते हैं, घटिया दर्जे वाले लालची होते हैं। ऊंचे दर्जे वाले सीखने की इच्छा रखते हैं, घटिया दर्जे वाले समझते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं। ऊंचे दर्जे वाले संवेदनशील होते हैं, घटिया दर्जे वाले तनुक मिजाजी होते हैं। ऊंचे दर्जे वाले एकांत प्रिय होते हैं, घटिया दर्जे वाले अकेलापन चाहते हैं। ऊंचे दर्जे वाले बहस करते हैं, घटिया दर्जे वाले विवाद करते हैं। ऊंचे दर्जे वाले अपनी काबिलियत में विश्वास रखते हैं, घटिया दर्जे वाले केवल दौलत जायदाद को महत्व देते हैं। ऊंचे दर्जे वाले सही दिशा जानते हैं, घटिया दर्जे वाले भटकाव के शिकार होते हैं। ऊंचे दर्जे वाले अनुशासित होते हैं, घटिया दर्जे वाले आज़ादी की गलत धारणा पाल बैठे रहते हैं। ऊंचे दर्जे वाले आत्म प्रेरित होते हैं, घटिया दर्जे वाले बाहर से प्रेरित होते हैं। ऊंचे दर्जे वाले दूसरे को सम्मान देते हैं, घटिया दर्जे वाले दूसरे को नीचा मानते हैं। ऊंचे दर्जे वाले सलीका पसंद करते हैं, घटिया दर्जे वाले भद्दगी पसंद करते हैं। ऊंचे दर्जे वाले
हद जानते हैं। घटिया दर्जे वाले इसके लिए सब जायज़ होता है। ऊंचे दर्जे वाले देते हैं, घटिया दर्जे वाले केवल लेते हैं। इस सूची का मकसद आत्ममूल्यांकन के लिए एक आधारण देता है कि आत्ममूल्यांकन के लिए एक आधार देता है, न कि किसी के मन में अपराध बोध पैदा करना। कोई ज़रूरी नहीं कि इसमें ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान के सभी लक्षण मौजूद हों। इसमें इनमें से कुछ विशेषताएं ज़्यादा या कम मात्रा में मौजूद हो सकती हैं। अगर हमें अपना लक्ष्य मालूम हो तो हम खुद में सुधार लाने की कोशिश कर सकते हैं। मुखौटा क्यों लगाएं? घटिया दर्जे के आत्मसम्मान वाला एक अधिकारी को तरक्की दी गई, लेकिन वह खुद को अपने नए ओहदे के मुताबिक ढाल नहीं पा रहा था। एक दिन वह अपने दफ्तर में बैठा था, तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। अपनी व्यस्तता और महत्व दिखाने के लिए उसने फ़ोन उठा लिया और दरवाज़ा खटखटाने वाले से अंदर आने के लिए कहा। वह आदमी अंदर आकर इंतज़ार करता रहा और उस दौरान वह अधिकारी सिर हिला हिलाकर फ़ोन पर बात करता रहा। बीच बीच में वह कहता जा रहा था, चिंता की कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगा। कुछ मिनट के बाद उसने फ़ोन रखकर इंतज़ार कर रहे आदमी से आने की वजह पूछी। उस आदमी ने जवाब दिया, सर मैं आपका फ़ोन कनेक्ट करने आया हूँ। संदेश क्या है? दिखावा क्यों करें? हम क्या साबित करना चाहते हैं? हम क्या हासिल करना चाहते हैं? हमें झूठ बोलने की ज़रूरत क्यों महसूस होती है? हमें झूठे महत्व का एहसास क्यों कराना चाहते हैं? इस तरह का व्यवहार असुरक्षा और घटिया दर्जे के आत्मसम्मान को जन्म लेता है। दिखावा क्यों करें? हमारा चरित्र उन सारी बातों को आंका जाता है जिन्हें हम करते या नहीं करते हैं, पसंद करते या नापसंद करते हैं। हमारे चरित्र का पता इन बातों से लगता है। हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं या जैसे लोगों की सोहबत से बचते हैं। हम दूसरे लोगों, खास तौर पर अपने मातहतों, बुजुर्गों और अपाहिजों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। हम कैसी किताबें, फिल्में और संगति पसंद करते हैं। हम कैसे मजाक पसंद करते हैं या कैसे मजाकों पर हमें हंसी आती है। हर काम से हमारा चरित्र जाहिर हो जाता है। तो दिखावा क्यों? मेरे मानना है कि यदि किसी आदमी के दृढ़ विश्वास, संवेदनशीलता और सहयोग की भावना है तो वह अपनी कोशिश से दूसरे लोगों को भी प्रेरित कर सकता है। ऐसा इंसान खुद ब खुद सम्मान पाने योग्य बन जाता है। सकारात्मक आत्मसम्मान और नकारात्मक आत्मसम्मान। सकारात्मक आत्मसम्मान आत्मतिरस्कार, नकारात्मक में आत्मतिरस्कार। सकारात्मक आत्मविश्वास, नकारात्मक आत्मसंयम। सकारात्मक आत्ममहत्व, नकारात्मक आत्मप्रताड़ना। सकारात्मक आत्मस्वीकृति, नकारात्मक आत्मनिषेध। सकारात्मक आत्मप्रेम, नकारात्मक आत्मकेंद्रित। सकारात्मक आत्मज्ञान, नकारात्मक आत्मप्रवचना। सकारात्मक आत्मानुशासन, नकारात्मक आत्मलीनता। हम अपने बारे में जिस ढंग से सोचते हैं वही हमारा आत्मसम्मान है, और हमारे मन से खुद को जैसा देखते हैं वही हमारी आत्म छवि है। हम जब खुद के बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो पूरी दुनिया अच्छी लगने लगती है। हमारी उत्पादकता बढ़ जाती है और रिश्ते बेहतर हो जाते हैं। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान का मतलब अहंकार बढ़ना नहीं होता। अगर किसी इंसान के अपने ही मन में शांति नहीं है तो वह दूसरों के साथ भी शांति से नहीं रह सकता। जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं उसे हम दूसरों को कैसे दे सकते हैं? अगर हम में आत्मसम्मान पैदा करने वाली खूबियाँ नहीं हैं तो हम उन्हें दूसरों के साथ बांट भी नहीं सकते। हमें सबसे पहले ईमानदारी के साथ अपना मूल्यांकन करके खुद को व्यवस्थित करना होगा। विमान में बैठने वाले मुसाफिरों को सुरक्षा के लिए निर्देश दिया जाता है कि
अपने बच्चे को ऑक्सीजन मास्क लगाने से पहले वे खुद ऑक्सीजन मास्क लगा लें। यह स्वार्थ नहीं, शारीरिक रूप से दूसरे की मदद करने के लिए हमको खुद शारीरिक रूप से मजबूत होना होगा। भावनात्मक रूप से दूसरे की मदद करने से पहले हमको खुद भावनात्मक रूप से मदद करनी होगी। घटिया दर्जे के आत्मसम्मान को जन्म देने वाली वजह। हम जन्म लेने के साथ अपने सकारात्मक या नकारात्मक आत्मसम्मान का विकास करने लगते हैं। हम खुद अपने बारे में एक सोच कायम कर लेते हैं जिसे दूसरे लोग और पुख्ता बना देते हैं। नकारात्मक आत्मवार्ता या नकारात्मक आत्म सुझाव। नकारात्मक आत्मवार्ता के दौरान हम खुद के जाने अनजाने कुछ ऐसी बातें कहते हैं, मेरी याददाश्त कमज़ोर है, मैं हिसाब किताब में कच्चा हूँ, मैं खिलाड़ी नहीं हूँ, मैं थक गया हूँ। इस तरह की बातें केवल नकारात्मकता को मजबूत बनाती है और हमें नीचा गिराती है। जल्दी ही हमारा दिमाग इन बातों में विश्वास करने लगता है और हमारे व्यवहार में भी उसी मुताबिक बदलाव आने लगता है। ये बातें अपने आप हकीकत बन जाने वाली भविष्यवाणियों का रूप ले लेती है। वातावरण। घर। माँ बाप अपने बच्चों को जो सबसे बड़ा तोहफा दे सकते हैं वह है अच्छी बुनियाद। परिवार से हमें जो सबसे अच्छी चीज़ मिल सकती है वह है बुनियाद। एक लड़की का शिष्ट और विनम्र व्यवहार देखकर उसके अध्यापक ने पूछा, तुम्हें इतना शिष्ट और विनम्र होना किसने सिखाया? लड़की ने जवाब दिया, किसी ने नहीं, हमारे परिवार के लोग ऐसे ही व्यवहार करते हैं। परवरिश। सुकरात। प्रिय नागरिकों, तुम अपने बच्चों की देखभाल में इतना कम ध्यान क्यों देते हो और दौलत पाने के लिए पत्थरों को तराशने में इतना ज़्यादा समय क्यों देते हो, जबकि एक दिन यह सब बच्चे के लिए ही छोड़ जाना है। अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करने के लिए हमें दुगुना वक्त और आधा पैसा खर्च करना चाहिए। कम उम्र में कुछ सीखने में उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी कि बड़े होकर अनजान बने रहने में होती है। ऊंचे दर्जे के स्वाभिमान वाले माँ बाप अपने बच्चे के आत्मविश्वास, ऊंचे दर्जे का स्वाभिमान और सकारात्मक धारणाएं, विश्वास और मूल्यों को विकसित करते हैं। उसका उल्टा ही उतना ही सही है। अच्छे माँ बाप का मिलना हमारी विरासत की बहुत बड़ी देन होती है। धोखाधड़ी वाले कामों से जुड़े माँ बाप दुर्भाग्य से भावी पीढ़ियों के लिए बुरे उदाहरण पेश करते हैं। हमारे आदर्श या सलाहकार हमारे माँ बाप, संबंधी, शिक्षक या ऐसे कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसकी हम काफ़ी इज्जत करते हैं। अपने जीवन के शुरुआती दिनों में बच्चे उन बड़े लोगों से प्रेरणा लेते हैं जो ओहदेदार और असरदार होते हैं। बड़े होकर भी हमें अपने सुपरवाइजरों और मैनेजरों को आदर्श के रूप में देखते हैं। नन्ही आँखों के घेरे में। रात और दिन दो नन्ही आँखें देखे तुमको, तेरे हर एक शब्द पर उनके कान लगे हैं। उसके छोटे छोटे हाथ चाहे तुम सा ही करना, ख्वाबों में भी देख वो तुम सा ही बनना। सबसे बुद्धिमान तुम आप उसके आदर्श बने हो, रति भर संदेह नहीं तुमको तुझ पर। भक्ति भाव से करता वो विश्वास है तुझी पर, तेरी कथनी करनी ही संवारा है उसी पर। तुझसा अगर वो कहेगा करेगा, तभी तो बन पाएगा तुझसा। आश्चर्यचकित वो नन्हा मुन्ना, करे अटूट विश्वास है तुम पर। उसकी आंखें तुझे दिन रात थके हैं, बनाए राह अपने नित्य कर्म से। उसके लिए जो इंतजार में है, बड़ा होकर तुझसा बनने की। बच्चे बिगड़ैल क्यों बनते हैं? उसे बताइए कि हर चीज़ की एक कीमत होती है, लिहाजा एक दिन वह अपनी ईमानदारी को बेच देगा। उसे किसी भी बात पर दृढ़ न रहने की शिक्षा दीजिए, लिहाजा वह हर चीज़ पर फिसलेगा। उसे सिखाइए कि ज़िंदगी में कामयाबी ही सब कुछ है, लिहाजा वह हर तिकड़म करके कामयाब होने की कोशिश करेगा। उसे बचपन से ही वह सब कुछ दीजिए जिसकी उसे चाहत है, लिहाजा वह सोच के साथ बड़ा होगा कि उसकी ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी करना दुनिया की जिम्मेदारी है और उसके सामने हर चीज़ तस्तरी में
परोस कर पेश कर दी जाएगी। जब वह गंदे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करे तो उस पर हंसिए, इससे वह खुद को चतुर समझने लगेगा। उसे नैतिकता सिखाने के बजाय उसके 21 साल का होने का इंतज़ार कीजिए ताकि वह अपने बारे में खुद फैसला कर सके। उसे सही दिशा का ज्ञान कराए बिना चुनाव करने की आज़ादी दीजिए। उसे यह कभी न सिखाइए कि हर चुनाव का एक नतीजा भी होता है। उसे उसकी गलतियों के बारे में यह सोचकर कभी कुछ न बताइए कि इससे उसके मन में कुंठा पैदा हो जाएगी। लिहाजा कोई गलत काम करते हुए पकड़े जाने पर वह यह मानेगा कि समाज उसके खिलाफ है। ये सब बच्चे बिगड़ेल क्यों बनते हैं उनकी निशानी है। और आगे है, उसके आसपास बिखरी हुई हर चीज़ें जैसे कि किताबें, जूते, कपड़े वगैरह खुद उठाइए। उसका हर काम खुद कीजिए। नतीजा यह होगा कि उसे अपनी सारी जिम्मेदारियां दूसरों के कंधे पर डालने की आदत हो जाएगी। वह जो भी चीज़ें देखना सुनना चाहे उसे देखने और सुनने की आज़ादी दीजिए। उसके शरीर में जाने वाली खुशबू पर तो ध्यान दीजिए, पर उसके मस्तिष्क में कूड़ा जाने दीजिए। दोस्तों के बीच लोकप्रिय होने के लिए उसे कुछ भी करने दीजिए। उसकी मौजूदगी में अक्सर झगड़िए, लिहाजा घर के टूटने पर उसे कोई अचरज नहीं होगा। वह जितना पैसा मांगे उसे दीजिए। उसे पैसे की कीमत कभी न समझाएं। इस बात पर का पूरा ध्यान रखिए कि उसे वैसे दिक्कतों का सामना कभी न करना पड़े जिनका सामना हमको करना पड़ा था। खाने पीने और ऐशो आराम की सारी शारीरिक ज़रूरतों को यह सोचकर फौरन पूरा कर दीजिए कि चीज़ें न मिलने पर वह हताश होगा। पड़ोसी और अध्यापकों के सामने यह सोचकर हमेशा उसका पक्ष लीजिए कि हमारे बच्चे के लिए उनके में मैल है। जब वह किसी असली मुसीबत में फंसे तो यह कहकर हाथ झाड़ लीजिए, मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की पर उसके लिए कुछ कर न सका। उसे यह सोचकर किसी बात पर मत टोकिए कि अनुशासन से आज़ादी छीन जाती है। उसे आज़ादी का पाठ पढ़ाने के लिए माँ बाप की तरह सीधा नियंत्रण रखने के बजाय उस पर दूर से नियंत्रण रखिए। बच्चे वही सीखते हैं जो जीते हैं। अगर बच्चा आलोचना के माहौल में रहता है तो वह निंदा करना सीखता है। अगर बच्चा प्रशंसा के माहौल में रहता है तो वह तारीफ करना सीखता है। अगर बच्चा लड़ने के माहौल में रहता है तो वह झगड़ना सीखता है। अगर बच्चा सहनशीलता के माहौल में रहता है तो वह धैर्य सीखता है। अगर बच्चा बेहूदे और खिल्ली उड़ाने वाले माहौल में रहता है तो वह संकोच करना सीखता है। अगर बच्चा प्रोत्साहन वाले माहौल में रहता है तो आत्मविश्वास सीखता है। अगर बच्चा शर्मिंदगी के माहौल में रहता है तो वह खुद को दोषी मानना सीखता है। अगर बच्चा समर्थन करने वाले माहौल में रहता है तो वह खुद को पसंद करना सीखता है। अगर बच्चा न्याय संगत माहौल में रहता है तो इंसाफ करना सीखता है। अगर बच्चा सुरक्षा के माहौल में रहता है तो भरोसा करना सीखता है। अगर बच्चा सहमति और दोस्ती के माहौल में रहता है तो वह दुनिया में प्यार ढूंढ लेना सीखता है। आत्मविश्वास विकसित करना। एक युवक दंपति अपनी बेटी के काम पर जाने से पहले रोज बच्चे की देखभाल करने वाले एक सेंटर पर छोड़ जाया करते थे। माँ बाप और वह बच्ची अलग होते समय एक दूसरे का हाथ चूमते थे और उसके हाथ पर चुंबन को अपनी जेब में रखने का अभिनय करते थे। दिन में जब बच्ची अकेली होती थी तो जेब से उस चुंबन को निकालकर अपने गाल पर लगा लिया करती थी। रोजमर्रा की यह छोटी सी बात उनमें शारीरिक रूप से अलग होने के बावजूद साथ रहने का एहसास पैदा करते थे। कितना सुंदर विचार है। शिक्षा। किसी चीज़ को न जानना शर्मिंदगी की बात नहीं है, पर सीखने की इच्छा न होना जरूर शर्मिंदगी की बात है। हम कुछ लोगों को आदर्श मानकर उनसे शिक्षा ले सकते हैं। जिन बच्चों को उनकी ज़िंदगी की शुरुआती सालों में सत्य निष्ठा का पाठ पढ़ाया जाता है, आमतौर पर भी उसे कभी नहीं भूलते। वह उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। हम किसी भी पेशे में, चाहे वह ठेकेदारी हो या वकालत, अकाउंटेंसी हो या राजनीति, पुलिस अफसर की नौकरी हो या जज की, यही तो चाहते हैं। सत्य निष्ठा में ईमानदारी से अधिक शक्ति होती है। दरअसल यह ईमानदारी की बुनियाद है। नौजवानों,
पर किसी चीज़ का असर आसानी से डाला जा सकता है। जब वे माँ बाप, शिक्षकों या राजनेताओं जैसे अपने मार्गदर्शकों को बड़ी शान के साथ धोखाधड़ी करते या किसी होटल से तौलिया चुराने या किसी रेस्तरां से बर्तन चुराने जैसे घटिया हरकतों के बारे में डींगे मारते सुनते हो तो वे निराश होते हैं। उनके मन में अपने मार्गदर्शकों के लिए इज्जत नहीं रह जाती। ऐसी चीज़ें लगातार देखते रहने पर वे उन्हें स्वीकार करने लगते हैं। घटिया आदर्श। एक शिक्षक ने एक बच्चे से पूछा, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? बच्चे ने जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं, पर मेरा ख्याल है कि वे पेन, पेंसिल, बल्ब और टॉयलेट्स में इस्तेमाल होने वाले पेपर रोल बनाया करते हैं, क्योंकि वे हर रोज़ अपने लंच बॉक्स में यही चीज़ें घर लाया करते हैं। गलत तुलना करना। सही ढंग से तुलना करना तो ठीक है, गलत ढंग से की गई तुलना से इंसान खुद को हीन महसूस करने लगता है। दूसरे से तुलना किए जाने पर आमतौर पर हमें उनसे ज़्यादा काम करने की क्षमता दिखाने की प्रतियोगिता भावना उत्पन्न होती है। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोग दूसरे से मुकाबला नहीं करते, इसके बजाय वे अपनी काम करने की क्षमता में सुधार लाते हैं। वे खुद से ही मुकाबला करते हैं। वे अपनी उपलब्धियों की तुलना अपनी क्षमताओं से करते हैं। सफलता या असफलता से जुड़े हुए प्रभाव। इस कहावत में काफ़ी सच्चाई है कि सफलता सफलता को और असफलता असफलता को जन्म देती है। खेल दुनिया में हम अक्सर देखते हैं कि जब किसी चैंपियन का मनोबल गिरता है तो कोच उसे कभी किसी अच्छे खिलाड़ी के मुकाबले में नहीं खिलाता, क्योंकि अगर वह एक बार और हार जाएगा तो उसका मनोबल और गिर जाएगा। उसका आत्मविश्वास वापस लाने के लिए कोच उसे किसी कमज़ोर खिलाड़ी के मुकाबले खिलाता है और उस जीत से चैंपियन का मनोबल बढ़ जाता है। उसके बाद उसे थोड़े अच्छे खिलाड़ी के साथ खिलाया जाता है। वह जीत उसके आत्मविश्वास को और बढ़ा देती है और सिलसिला तब तक जारी रखा जाता है जब तक कि चैंपियंस असली चुनौती का सामना करने के लिए तैयार नहीं हो जाता। हर सफलता के साथ व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है और उसके लिए अगली बार सफल होना ज़्यादा आसान हो जाता है। इसलिए कोई भी अच्छा नेता, चाहे वे माँ बाप, शिक्षक या सुपरवाइजर हो, बच्चे से पहले आसान काम कराते हैं। हर बार काम को सफलतापूर्वक पूरा होने के साथ ही बच्चे के आत्मविश्वास और मनोबल का स्तर ऊंचा उठता जाता है। इसी मुकाम पर अगर बच्चे को प्रोत्साहित भी दिया जाए तो उसका सकारात्मक आत्मसम्मान एक ठोस शक्ल लेने लगता है। अपनी और बच्चों के असफलता की जंजीरों को तोड़कर सफलता की कड़ी से जुड़ना हमारी जिम्मेदारी है। असफल होने को सफलता मानने की गलती करना। सफलता में 99% असफलता शामिल होती है। किसी खास मामले में असफल होने पर ज़्यादातर लोग इतने मायूस हो जाते हैं कि खुद को असफल मानने लगते हैं। वे ये नहीं समझते कि असफलता मिलने का मतलब यह नहीं होता कि वे असफल व्यक्ति हैं। मुझे असफलता मिल सकती है पर मैं असफल व्यक्ति नहीं हूँ। मुझे मूर्ख बनाया जा सकता है पर मैं मूर्ख नहीं हूँ। हम असफल व्यक्ति तभी माने जाएंगे जब मैदान छोड़ दें। अभिभावकों, शिक्षकों और सुपरवाइजरों की गैर वाजिब जिम्मेदारी। मान लीजिए कि कोई बच्चा एक स्कूल में अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आया। उसे 5 विषयों में ए ग्रेड और एक विषय में बी ग्रेड मिला है। आमतौर पर माँ बाप का पहला सवाल यह होता है कि तुम्हें बी ग्रेड क्यों मिला? क्या माँ बाप को बच्चे को बी ग्रेड हासिल करने के लिए बधाई देनी चाहिए और उसके इस निचले स्तर के ग्रेड को कबूल कर लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बच्चा दरअसल यह चाहते हैं कि उसे 5 विषयों में ए ग्रेड हासिल करने के लिए शाबाशी और बढ़ावा दिया जाए। ए ग्रेड हासिल करने की उसकी कामयाबी की मान्यता देने और सराहने के बाद माँ बाप उसे सभी 6 विषयों में ए ग्रेड पाने की अपनी उम्मीद के बारे में बता सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर मदद करने की पेशकश भी कर सकते हैं। अगर
हम अपनी उम्मीदों को घटा लेंगे तो संभव है कि अगली बार उपलब्धियों का ग्राफ नीचे गिर कर हमारी उम्मीदों के स्तर तक आ जाए। इसी तरह काम के दौरान कर्मचारी 100 सही काम करने के साथ एक गलत काम भी कर सकते हैं। जरा सोचिए कि उस हालत में बॉस की प्रतिक्रिया क्या होती है। अच्छी चीज़ों को मान्यता दीजिए पर अपना स्तर मत गिराइए। अनुशासन की कमी। अनुशासन क्या है? क्या अनुशासन का मतलब कोई दिक्कत पैदा होने या कोई गलती हो जाने के बाद उसे दूर करना है? क्या इसका मतलब कोई चीज़ ऊपर से थोपना है? क्या इसका अर्थ दुर्व्यवहार करना है? क्या यह आज़ादी छीन लेता है? इनमें से किसी का भी जवाब हाँ नहीं है। अनुशासन का मतलब यह है कि कोई इंसान बेल्ट उठाकर बच्चे को पीटना शुरू कर दे, यह तो पागलपन है। अनुशासन का मतलब है दृढ़ता। यह एक दिशा है। इसका मतलब है समस्या पैदा होने से पहले ही उसकी वजह को मिटा देना। इसका मतलब है ऊर्जा को बड़ी उपलब्धियां हासिल करने की दिशा में प्रवाहित और व्यवस्थित करना। अनुशासन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम दूसरे के लिए करते हैं, बल्कि यह एक ऐसी चीज़ है जिसे हम उन लोगों के लिए करते हैं जो उसकी परवाह करते हैं। अनुशासन प्यार के इजहार का एक तरीका है। कई बार हमको भलाई करने के लिए भी सख्ती करनी पड़ती है। सभी दवाइयाँ मीठी नहीं होती और न ही दर्द दिए बिना सारे ऑपरेशन किए जा सकते हैं। फिर भी हमें उनका सहारा लेना पड़ता है। हमें कुदरत से सबक लेना चाहिए। हम सभी जिराफ नाम के भारी भरकम जानवर के बारे में जानते हैं। माता जिराफ अपने बच्चे को खड़े खड़े जन्म देती है। बच्चा माँ की नरम कोख से एकाएक कठोर जमीन पर आ गिरता है और फिर बैठ जाता है। माँ सबसे पहला काम यह करती है कि बच्चे के पीछे जाकर उसे जोरदार ठोकर मारती है। बच्चा खड़ा हो जाता है, लेकिन उसके पाँव कमज़ोर होने की वजह से लड़खड़ा जाते हैं और वह फिर गिर जाता है। माँ फिर बच्चे के पीछे जाकर उसे एक ठोकर मारती है। बच्चा खड़ा होने के बाद फिर बैठ जाता है, लेकिन माँ उसे तब तक ठोकर मारती रहती है जब तक कि बच्चा अपने पाँव पर खड़ा हो कर चलने नहीं लगता। क्यों? इसलिए कि तभी बच्चा जिंदा बच सकता है जब वो अपने पाँव पर खड़ा हो जाए, वरना मांसभक्षी जानवर उसे खा जाएंगे और माँ इस बात को जानती है। आपसे मेरा सवाल ये है, क्या यह प्यार नहीं है? बेशक है। प्रेम और अनुशासन के माहौल में पले बच्चे बड़े होकर माँ बाप और अधिक इज्जत देते हैं एवं कानून का पालन करने वाले बनते हैं। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। जे एडगर हूवर ने कहा है कि हर घर में अगर अनुशासन का पालन किया जाए तो युवाओं द्वारा किए जाने वाले अपराधों में 95% तक की कमी आ जाएगी। अच्छे माँ बाप अनुशासन लागू करने से नहीं हिचकते, भले ही बच्चे कुछ देर के लिए उन्हें नापसंद करें। अनुशासन आज़ादी देता है। हमारा स्वभाव कुछ ऐसा है कि हम नतीजे की परवाह किए बिना अपने मन मुताबिक कामों को करना चाहते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे को बॉक्स में भरे सारे चॉकलेट खाने की इजाज़त दे दी जाए तो वह बीमार पड़ जाएगा। अगर उसी बच्चे को अनुशासित ढंग से 1 या 2 चॉकलेट रोज़ खाने की इजाज़त दी जाए तो उसे लंबे समय तक आनंद मिलेगा। एपिक्टेटस ने कहा है कि आज़ादी मनचाही चीज़ का भरपूर आनंद उठाने में नहीं, बल्कि मन के वश में रखने में मिलती है। लोगों के मन में यह गलत धारणा बैठी हुई है कि आज़ादी का मतलब मन मुताबिक काम करना है, लेकिन आदमी की इच्छाएं हमेशा पूरी नहीं हो सकती। कई बार अच्छे मूल्यों और अनुशासन के फायदों को समझ पाना मुश्किल होता है, बल्कि उनके खिलाफ काम करना ज़्यादा फायदेमंद, आनंददायक और सुविधाजनक लगता है। लेकिन हमें उन अनगिनत उदाहरणों पर ध्यान देना चाहिए जो बताते हैं कि अनुशासनहीनता के कारण किसी तरह असफल हुए। अनुशासन की बंदिशें हमें नीचे गिराने के बजाय ऊपर उठाती हैं। अनुशासन का यही लाभ है। एक लड़का अपने पिता के साथ पतंग उड़ा रहा था। उसने पिता से पूछा, पतंग किस वजह से ऊपर उड़ रही है?
पिता ने जवाब दिया, धागे की वजह से। लड़के ने कहा, पिताजी धागा तो पतंग को नीचा खींच रहा है। पिता ने लड़के से कहा कि वह चुपचाप देखता रहे। उसके बाद पिता ने धागा तोड़ दिया। सोचिए पतंग का क्या हुआ होगा, वह नीचे गिर गई। क्या हमारी जिंदगी के साथ भी यही बात सही नहीं है? कई बार हम जिन चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि वे हमें नीचे धकेल रही हैं, वास्तव में वे हमें ऊपर उड़ने में मदद दे रही होती हैं। हमारी ज़िंदगी में अनुशासन भी यही काम करता है। मैं आज़ाद होना चाहता हूँ। हम यह जुमला अक्सर सुनते हैं, मैं आज़ाद होना चाहता हूँ। अगर आप ट्रेन को पटरी से उतार दें तो यह आज़ाद हो जाएगी, लेकिन उसके बाद वह जाएगी कहाँ? अगर हर इंसान अपना खुद का ट्रैफिक कानून बनाने लगे और सड़क पर किसी भी तरफ गाड़ी चलाने लगे तो हम इसे आज़ादी कहेंगे या अव्यवस्था? यह अनुशासन का अभाव है। नियमों का पालन करके दरअसल हम आज़ादी हासिल करते हैं। अनुशासन प्रेम भरी दृढ़ता है। मैंने यह सवाल अपने सेमिनारों में भाग लेने वाले कई लोगों से पूछा है, अगर हमारे बच्चे को 105 डिग्री बुखार हो और डॉक्टर के पास न जाना चाहता है तो हम क्या करेंगे? सबका यही जवाब था कि बच्चे के विरोध करने के बावजूद वे उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे का हित उसी में है। बच्चे की परवरिश करना लोकप्रिय प्रतियोगिता नहीं है। एक डकैती के मुलजिम को सजा देते समय जज ने उससे पूछा कि क्या उसे कुछ कहना है। उस आदमी ने जवाब दिया, जी हजूर, मेहरबानी करके मेरे बाप को भी सजा दीजिए। जज ने पूछा, क्यों? कैदी ने जवाब दिया, जब मैं छोटा बच्चा था तो मैंने स्कूल से पेंसिल चुराई। मेरे बाप ने यह जानने के बावजूद मुझे कुछ नहीं कहा। उसके बाद एक पेन चुराई। उन्होंने उस वाक्य को भी जानबूझकर नज़रअंदाज किया। उसके बाद मैं स्कूल और पड़ोसियों के घरों से एक के बाद एक चीज़ें चुराता रहा और चोरी मेरी आदत बन गई। मेरे माँ बाप को ये सारी बातें मालूम थी, पर उन्होंने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा, इसलिए मेरे साथ उन्हें भी जेल जाना चाहिए। वह सही कह रहा था। हालांकि इन बातों से वह अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं होता, पर सवाल यह पैदा होता है कि क्या माँ बाप ने सही काम किया? जाहिर है कि नहीं। बच्चे को चुनाव करने का मौका देना अच्छी बात है, पर सही दिशा दिखाए बिना चयन करने की छूट देना उनकी तबाही की वजह बन सकता है। शरीर और मन की पूरी तैयारी त्याग और अनुशासन से ही संभव है। जर्नल ऑफ द अमेरिका फैमिली एसोसिएशन ने कहा कि माँ बाप एक हफ्ते में बच्चे के साथ काम की बातचीत कर तकरीब 15 मिनट का ही वक्त देते हैं। बाकी समय उन्हें अपने साथियों और टीवी से जो नैतिक मूल्य मिलते हैं उन्हें मनचाहे ढंग से इकट्ठे करने के लिए छोड़ दिया जाता है। खुद से पूछें, क्या अनुशासन के बिना एक कप्तान जहाज को सही ढंग से चला सकता है? एक एथलेटिक दौड़ में जीत सकता है? एक वायलिन वादक संगीत समारोह में अच्छी तरह से वायलिन बजा सकता है? जवाब है, बिल्कुल नहीं। फिर हम निजी व्यवहार के मामले में या कोई स्तर हासिल करने के लिए अनुशासन की जरूरी होने पर सवालिया निशान लगाते हैं। अनुशासन बेहद ज़रूरी है। आज की फिलॉसफी है, अगर यह काम अच्छा लगता है तो करो। मैंने कई बार माँ बाप को बड़े ही भोलेपन के साथ कहते सुना है कि मेरे बच्चे चाहे कुछ भी कर रहे हों, अगर इससे उन्हें खुशी मिल रही है तो यह मेरे लिए ज़रूरी नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, क्या हम जानना नहीं चाहते कि हमारे बच्चे को क्या करने की खुशी मिलती है? अगर सड़क पर किसी को पीटने या उसका सामान छीन लेने से इन्हें खुशी मिलती है, तब ऐसे लोगों के लिए अंग्रेजी में एक लफ्ज़ है, प्रवर्जन। हिंदी में इसे कहते हैं नीचता। जीवन में जितना खुशी का महत्व है, उतना ही यह भी महत्वपूर्ण है कि वह खुशी हम कहाँ से और कैसे हासिल करते हैं। यह हमारे नैतिक मूल्यों,
अनुशासन और जिम्मेदारी का मिला जुला नतीजा होती है। हम अक्सर सुनते हैं, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। इस बात का उल्टा भी उतना ही सही है कि जो करना जरूरी है उसे पसंद करो। कई बार हमें ऐसे कामों को भी करना पड़ता है जिन्हें करने की ज़रूरत है, वे चाहे हमें पसंद हो या न हो। एक माँ दिन भर काम करने के बाद घर आती है और फिर घर के काम काज निपटाती है, बच्चे की देखभाल करती है और आखिर में थक हारी सो जाती है। आधी रात को बच्चा रोने लगता है। ऐसे में थक कर सोई माँ को क्या उठना चाहेगी? नहीं, मगर फिर भी वह उठती है। क्यों? इसकी 3 वजह हैं: प्यार, कर्ज, जिम्मेदारी। हम जिंदगी सिर्फ भावनाओं के सहारे नहीं गुजार सकते, हमें अनुशासन की भी जरूरत होती है, चाहे हमारी उम्र कितनी भी हो। जिंदगी में कामयाबी तभी मिलती है जब हम अपनी इच्छाओं के आगे घुटने के बजाय वह करें जो किए जाने चाहिए या जिसे करने की ज़रूरत है। इसके लिए ज़रूरत है अनुशासन की। माँ बाप, गुरु या अधिकारियों द्वारा लगाए गए लेबल या नीचा दिखाने वाली टिप्पणियाँ। क्या आपने कई माँ बाप को अपने बच्चों को मजाक में प्यार से लल्लू या भोदू कहकर पुकारते सुना है? ऐसे लेबल आदमी पर जिंदगी भर के लिए चिपक जाते हैं। बड़े होने पर वही बच्चे माँ बाप की टिप्पणियों को सही साबित करते हैं। ये लेबल जिंदगी भर के लिए नहीं बल्कि पीढ़ियों तक साथ लग जाते हैं। भारत में जाति प्रथा इस बात का जातिगत उदाहरण है कि लेबल लग जाना कितना तकलीफदेह हो सकता है। ऊंची जाति या नीची जाति, ये बातें सिर्फ लेबल नहीं तो और क्या है। आमतौर पर माता पिता अपने बच्चे पर इस तरह के लेबल लगाते हैं: तुम भोदू हो, तुम कोई भी काम सही ढंग से नहीं करते, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। सही मूल्यों की दिशा। कई बार असावधानी या अनजाने में हम अपने परिवार या दफ्तर में गलत मूल्यों की शिक्षा देते हैं। जैसे हम अपने बच्चों या कर्मचारियों को अपने लिए झूठ बोलने को कहते हैं। उदाहरण के तौर पे, उन्हें कहो कि मैं यहाँ नहीं हूँ, उन्हें कहो कि चेक डाल के भेज दिया करें। हम अपने माँ बाप, गुरु या सुपरवाइजर से यह उम्मीद करते हैं कि वे हमें सच्चाई सिखाए, लेकिन कई बार हमें निराशा ही मिलती है। लोग इस तरह के छोटे मोटे झूठ बोलते बोलते पेशेवर झूठ बोलने वाले बन जाते हैं। जब हम औरों को हमारे लिए झूठ बोलना सिखाते हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि जब वे हमसे भी झूठ बोलने लगते हैं। जैसे सेक्रेटरी फ़ोन पर अपनी बीमारी का बहाना करती है जबकि वह शॉपिंग करने के लिए जाना चाहती है। हो सकता है कि उसके बॉस ने उससे अपने लिए झूठ बोलने की इतनी प्रैक्टिस करवाई हो कि इसमें एक्सपर्ट होकर वह उसी से झूठ बोल रही हो। पहले वह उसके लिए झूठ बोलती थी, अब उसी से झूठ बोलती है। ऊंचा आत्मसम्मान विकसित करने के तरीके। अपनी कमियों को खूबियों में बदलें। ऐसे लोगों की जीवनी पढ़ें जिन्होंने निराशा को आशा में, नुकसान को फायदे में, रास्ते के पत्थर को सफलता के सीढ़ी में बदल दिया हो। ऐसे लोग दुखी और उदास होने से इनकार कर देते हैं। वे मायूसी और नाकामयाबी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। दुनिया को सर्वश्रेष्ठ संगीत देने वाले में एक बीथोवन भी थे। उनकी अक्षमता क्या थी? वे बहरे थे। प्रकृति के ऊपर सर्वश्रेष्ठ कविताएं लिखने में एक थे मिल्टन। उनकी अक्षमता क्या थी? वे अंधे थे। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति और दुनिया के महान नेताओं में से थे। उनकी अक्षमता क्या थी? वे चल फिर नहीं पाते थे, जिससे उन्हें व्हीलचेयर पर बैठकर ही काम करना पड़ता था। विल्मा रूडोल्फ की कहानी। विल्मा रूडोल्फ का जन्म टेनेसेसी के एक गरीब परिवार में हुआ था। 4 साल की उम्र में उसे डबल निमोनिया और
काला बुखार ने गंभीर रूप से बीमार कर दिया। इनकी वजह से उसे पोलियो हो गया। वह पैरों को सहारा देने के लिए ब्रेस पहना करती थी। डॉक्टरों ने तो यहाँ तक कह डाला था कि जिंदगी भर चल फिर नहीं सकेंगे, लेकिन बिल्मा की माँ ने उसकी हिम्मत बढ़ाई और कहा कि ईश्वर की दी हुई क्षमता, मेहनत और लगन से वह जो चाहे कर सकती है। यह सुनकर बिल्मा ने कहा कि वह दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती है। 9 साल की उम्र में डॉक्टरों के मना करने के बावजूद बिल्मा ने ब्रेस को उतारकर पहला कदम उठाया, जबकि डॉक्टरों ने कहा कि वह कभी चल नहीं पाएगी। 13 साल की होने पर उसने अपनी पहली दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और सबसे पीछे रही। उसके बाद वह दूसरी, तीसरी, चौथी दौड़ प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेती रही और हमेशा आखिरी स्थान पर आती रही। वह अब तब तक कोशिश करती रही जब तक वह दिन नहीं आ गया जब वह फर्स्ट आई। 15 साल की उम्र में बिल्मा टेनिस स्टेट यूनिवर्सिटी गए, जहां वह एड टेम्पल नाम के कोच से मिली। बिल्मा ने उन्हें अपनी यह ख्वाहिश बताई कि मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूँ। तब टेम्पल ने कहा, तुम्हारी इसी इच्छा शक्ति की वजह से तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता और साथ में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। आखिर वह दिन आ गया जब बिल्मा ने ओलंपिक में हिस्सा लिया। ओलंपिक में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में मुकाबला होता है। बिल्मा का मुकाबला जूता हैन से था, जिसे कोई भी हरा नहीं पाया था। पहली दौड़ 100 मीटर की थी, जिसमें बिल्मा ने जूता को हराकर अपना पहला गोल्ड मेडल जीता। दूसरी दौड़ 200 मीटर की थी। इसमें बिल्मा ने जूता को दूसरी बार हराया और उसे दूसरा गोल्ड मेडल मिला। तीसरी दौड़ 400 मीटर की रिले रेस से थी और बिल्मा का मुकाबला एक बार फिर से जूता से ही था। रिले में रेस का आखिरी हिस्सा टीम का सबसे तेज एथलेटिक ही दौड़ता है, इसलिए बिल्मा और जूता दोनों को अपनी अपनी टीमों के लिए दौड़ के आखिरी हिस्से में दौड़ना था। बिल्मा की टीम के 3 लोग रिले रेस के शुरुआती 3 हिस्सों में दौड़ और आसानी से बैटन बदली। जब बिल्मा के दौड़ की बारी आई, उसके हाथ में बैटन ही छूट गई, लेकिन बिल्मा ने देख लिया कि दूसरे छोर पर जूता हैन तेजी से दौड़ चली हैं। बिल्मा ने गिरी हुई बैटन उठाई और मशीन की तरह ऐसी तेजी से दौड़ी कि जूता को तीसरा बार भी हराया और तीसरा गोल्ड मेडल जीता। यह बात इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई कि एक लकवाग्रस्त महिला 1960 के ओलंपिक में दुनिया के सबसे तेज धाविका बन गई। बिल्मा से हमें क्या सीखना चाहिए? इससे हमें शिक्षा मिलती है कि कामयाब लोग कठिनाइयों के बावजूद सफलता हासिल करते हैं, न कि तब जब कठिनाइयाँ नहीं होती हैं। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनते या पढ़ते हैं जिसने अपनी कमियों को खूबियों में बदल दिया हो, तब क्या हम उत्साहित नहीं होते? यदि हम ऐसे ही कामयाब लोगों की जीवनी पढ़ें तो क्या हमारा भी हौसला नहीं बढ़ेगा? समझ भरी न समझी सीखें। शिक्षा हमें सिखाती है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। हेनरी फोर्ड ने कहा कि मैं बहुत से ऐसे असीम क्षमता वाले लोगों की तलाश में हूँ जो यह नहीं जानते कि क्या नहीं किया जा सकता। हेनरी फोर्ड ने दुनिया के V8 इंजन लिया। उन्होंने स्कूली शिक्षा ज़्यादा नहीं पाए थे। वास्तव में 14 साल की उम्र के बाद वे स्कूल ही नहीं गए थे। उनमें इतनी समझ तो थी कि V8 इंजन उनकी कंपनी के लिए काफ़ी मूल्यवान होगा, पर वह यह नहीं जानते थे कि उसे कैसे बनाया जाए। इसलिए उन्होंने कंपनी के सारे उचित तालीम वाले लोगों से V8 इंजन बनाने के कहा। उन लोगों ने हेनरी फोर्ड को बताया कि V8 इंजन बनाना नामुमकिन है, लेकिन हेनरी फोर्ड V8 इंजन बनाने की अपनी मांग पर अड़े रहे। कुछ महीने के बाद उन्होंने अपने लोगों से फिर पूछा, क्या उन्होंने V8 इंजन बना लिया है? लोगों ने जवाब दिया कि हमें मालूम है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। V8 इंजन बनाना असंभव है। कुछ महीने बाद फोर्ड ने अपने
लोगों से फिर कहा कि मुझे मेरा V8 इंजन चाहिए। कुछ ही दिनों बाद वही लोग हेनरी फोर्ड का V8 इंजन बना कर ले आए। यह कैसे संभव हुआ? लोगों ने अपनी शिक्षा की हदों से आगे बढ़कर सोचा। शिक्षा हमें जहाँ एक ओर यह बताती है कि क्या किया जा सकता है, वही दूसरी ओर कई बार झूठी सीमाएं भी बांधती है। भौरा, हमें कुदरत से सीखने की जरूरत है। वैज्ञानिकों के मुताबिक भौरे का शरीर काफ़ी भारी और उड़ने के लिहाज से पंखों का फैलाव काफ़ी कम होता है। उड़ान के नियमों के अनुसार भौरा उड़ नहीं सकता, लेकिन भौरे की इस बात की खबर नहीं है, वह उड़ता रहता है। जब हम अपनी हदों और सीमाओं को नहीं जानते तो हम बड़े और ऊंचे काम करके खुद को ही आश्चर्यचकित कर देते हैं। पीछे मुड़कर देखने पर हैरानी होती है कि क्या मेरी कोई सीमा भी थी। हम सिर्फ उन्हीं सीमाओं से बंधे हैं जो हमने अपने लिए खुद बनाई है। शिक्षा को अपने ऊपर बंधन मत लगाने दें। उन लोगों के लिए कुछ करें जो बदले में हमको कुछ भी नहीं दे सकते। विश्व प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर कार्ल मेनिंजर से एक बार पूछा गया कि आप उस इंसान को क्या सलाह देंगे जिसके बारे में आप जानते हैं कि उसका नर्वस ब्रेकडाउन होने वाला है। दर्शक उम्मीद कर रहे थे कि डॉक्टर मेनिंजर ऐसे इंसान को किसी पेशेवर डॉक्टर से सलाह लेने को कहेंगे, लेकिन उन्होंने यह जवाब नहीं दिया। डॉक्टर मेनिंजर ने कहा, मैं ऐसे इंसान को यह सलाह दूंगा कि वह शहर के दूसरे हिस्सों में जाकर किसी ज़रूरतमंद की मदद करें। ऐसा करने से हम अपने दायरे से बाहर निकल आते हैं। कई बार हम अपने रास्ते की रुकावट खुद बन जाते हैं। क्या यह बात सही नहीं है? सोशल वर्कर बनिए। इससे हमारा महत्व खुद की नज़रों में बढ़ जाता है। जैसे मदद आप दूसरों से खुद के लिए चाहते हैं, दूसरों की वैसी ही मदद करें। यह हमको संतोष की भावना देगा। बदले में बिना कुछ पाने की भावना के साथ दूसरों की मदद करने से किसी भी व्यक्ति के स्वाभिमान बढ़ता है। एक अच्छी शख्सियत वाले व्यक्ति को सिर्फ लेने की नहीं, देने की भी ज़रूरत होती है। तारीफ लेना और देना सीखें। दूसरे की सच्ची तारीफ करने का कोई मौका हाथ से न जाने दें। याद रखें कि हम में से सबसे महत्वपूर्ण शब्द है सद्भाव, सच्चाई और ईमानदारी। जब दूसरे आपकी तारीफ करते हों तो उसे शिष्टता और नम्रता से दो शब्द आपका धन्यवाद कहते हुए स्वीकार करें। यह विनम्रता की निशानी है। जिम्मेदारी कबूल करें। हमें अपने व्यवहार और काम की जिम्मेदारी को कबूल करना चाहिए और बहानेबाजियों से बचना चाहिए। उस स्टूडेंट की तरह न बने जो सिर्फ इसलिए फेल हो जाता था क्योंकि उसे टीचर या विषय पसंद नहीं आया। सबसे ज़्यादा नुकसान वह किससे पहुंचाते हैं। हमें अपनी जिम्मेदारी को कबूल करके दूसरे को दोष देना बंद करना चाहिए। इससे हमारी उत्पादकता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा। जॉन एफ कैनेडी कहते हैं कि अधिकार हमारी जिम्मेदारियों से बड़े नहीं हो सकते। हमारे अधिकारों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारियों के पालन से ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। बहानेबाजियां समस्याओं को और भी मुश्किल बना देती हैं। हम खुद के, परिवार के, दफ्तर के, समाज के और वातावरण के प्रति जिम्मेदार होते हैं। ऐसे पेड़ पौधे को लगाकर मिट्टी के कटाव को रोककर कुदरत की खूबसूरती की हिफाजत करके हम हरियाली बढ़ा सकते हैं। हमें इसी धरती पर रहना है। हमारे पास दूसरी धरती नहीं है जहां हम जा सकें। हमें हर दिन कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे यह दुनिया रहने की एक बेहतर जगह बन सके। हम पर आने वाली पीढ़ियों के लिए इस पृथ्वी की हिफाजत करने की जिम्मेदारी है। अगर हम जिम्मेदारी भरा व्यवहार नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कैसे माफ़ कर सकेगी। अगर आदमी की औसत उम्र 75 साल हो और हम अभी 40 साल के हैं तो हमको अब भी 365 गुणे 35 दिन जीना है। अपने आप
आपसे यह सवाल पूछे कि हम इस समय के साथ क्या करने जा रहे हैं। जब हम अपनी जिम्मेदारियां स्वीकार करते हैं या बढ़ाते हैं तो खुद को और भी महत्वपूर्ण बना लेते हैं। क्या यह सच नहीं है? अनुशासन का पालन करें। आत्म अनुशासन हमारे आनंद को खत्म नहीं करता बल्कि और भी बढ़ाता है। आपने देखा होगा कि अनेक लोग प्रतिभा और क्षमता के बावजूद नाकामयाब हैं। वे मायूस होते हैं और यह बात उनके व्यापार, सेहत और रिश्तों पर असर डालती है। वे संतुष्ट नहीं होते और अपनी समस्याओं के लिए भाग्य को दोष देते रहते हैं। वे यह महसूस नहीं कर पाते कि उनकी कई समस्याएं अनुशासन की कमी से पैदा हुई है। अपने लक्ष्य तय करें। सही और साफ सोच के साथ बनाए गए लक्ष्य आदमी को एक दिशा दिखाता है। लक्ष्य पाने में कामयाब होने से उसे संतोष मिलता है। मकसद से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है मकसद का एहसास और हमारी दृष्टि। इससे जिंदगी को एक अर्थ और पूर्णता मिलती है। अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश में हम जो बनते हैं वह लक्ष्य हासिल होने के बाद मिलने वाली उपलब्धियों से अधिक महत्वपूर्ण होता है। कुछ बनने की यह प्रक्रिया ही हमें सच्ची खुशी देती है और यही सच्चे अर्थों में स्वाभिमान है। हमारे लक्ष्य असलियत से दूर नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो लक्ष्य असलियत से परे या बेबुनियाद होते हैं वे कामयाबी में नहीं बदले जा सकते हैं, जिससे हमारे स्वाभिमान में कमी आती है। जबकि वास्तविकता पर आधारित लक्ष्य हमें उत्साहित करने के साथ साथ हमारे स्वाभिमान को भी बढ़ाते हैं। उच्च चरित्र वाले लोगों से नाता जोड़ें। जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा है कि अगर आप खुद के मान सम्मान को महत्व देते हैं तो गुणवान लोगों की संगति में रहें। खराब संगत में रहने से तो अच्छा है कि आप अकेले ही रहें। दोस्ती की परख। हम लोग साथियों के दबाव में आकर बुरा असर अपना लेते हैं। लोग कहते हैं, क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो? याद रखें कि अच्छे दोस्त अपने दोस्त की दुख और तकलीफ में कभी नहीं देखना चाहता। अगर मैं अपने किसी दोस्त को कभी बेहद शराब पिए हुए देखूं तो मैं उसे गाड़ी चलाने को रोकूंगा। मैं दोस्त खोने के बजाय दोस्ती खोना पसंद करूंगा। अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग दूसरों की नज़र में अच्छा बनने के लिए गलत काम भी बड़ी आसानी से कर जाते हैं और कहते हैं बड़ा मज़ा आया, मगर वे यह नहीं समझ पाते कि उनकी यही मज़ा उनकी ज़िंदगी को मजाक बना देता है। साथियों के दबाव में जो चीज़ें शुरू होती हैं वास्तव में उनसे दोस्ती की परख होती है। जब हम मुश्किल में होंगे तब वे कहाँ होंगे, वे हमारी मदद कहाँ तक करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब उनके पास आज चरित्र नहीं है तो कल वे हमारी मदद के लिए चरित्र कहाँ से लाएंगे। ऊंचे नैतिक चरित्र के लोगों के साथ जुड़ने से हमारा स्वाभिमान बढ़ता है। साथियों का दबाव। जब किसी इंसान में झुंड में शामिल होने की इच्छा सच्चाई पर डटे रहने की इच्छा से ज़्यादा ताकतवर होती है तो यह साफ है कि उससे साहस और चरित्र की कमी है। लोगों के साथ में रहने के लिए उनका साथ देते रहना सुविधाजनक होता है। इससे हमारे साथ खुश रहते हैं और हमारा मजाक बनाए जाने पर डर नहीं रहता। मगर यहीं पर ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोग एक सीमा रेखा खींच लेते हैं। यहीं पर बड़े और छोटे का फर्क पता चल जाता है। उदाहरण के तौर पर स्कूली बच्चे अपने ग्रुप का हिस्सा इसलिए बने रहना पसंद करते हैं ताकि उन पर कोई हंसे नहीं। वे जवाब देने की पहल नहीं करते क्योंकि उन्हें डर होता है कि दूसरे उनका मजाक उड़ाएंगे। कारखाने के कर्मचारी अपने साथियों को खुश रखने के लिए जानबूझकर अपना उत्पादन कम रखते हैं और ज़्यादा मेहनत नहीं करते। थोड़ी सी ढील चलती है। बहुत से लोग कहते हैं कि थोड़ी सी ढील चलती है, मैं थोड़ा बहुत कोशिश करके छोड़ दूंगा। सवाल यह है कि क्या थोड़ा बहुत धोखा देना ठीक है? क्या थोड़ा बहुत झूठ बोलना ठीक है? क्या नशीली दवाओं का थोड़ा बहुत सेवन करना ठीक है? क्या थोड़ी बहुत चोरी करना ठीक है? क्या थोड़ा बहुत नाजायज संबंध रखना ठीक है? कुछ लोग बार बार दलील देते हैं कि मैं जब चाहूँ तब इन बुराइयों को छोड़ सकता हूँ। वे यह महसूस नहीं करते कि इच्छा शक्ति के मुकाबले बुरे असर ज़्यादा ताकतवर होते हैं।
बाहरी असर से नहीं बल्कि अंदरूनी प्रेरणा से काम करें। किसी दिन अगर कोई इंसान बहुत खुशमिजाजी के साथ सोकर उठे और मुझे फ़ोन करके कहे कि तुम दुनिया के सबसे बेहतरीन आदमी हो, तुम काफ़ी अच्छे काम कर रहे हो, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम्हें अपना दोस्त कहने में मुझे गर्व महसूस होता है। मैं जानता हूँ कि यह बातें ईमानदारी से कह रहा है। यह सुनकर मुझे कैसा लगेगा? जाहिर है बहुत अच्छा। मगर अगले दिन वह झुंझुलाहट के साथ सोकर उठता है और मुझे फ़ोन कर कहता है, तुम दुष्ट, जालसाज और मक्कार हो, तुम शहर में सबसे बड़े धोखाबाज हो। यह सुनकर मुझे कैसा महसूस होगा? जाहिर है बहुत ही बुरा। जब उसने पहले दिन कहा तुम सबसे अच्छे आदमी हो, मैंने अच्छा महसूस किया। अगले दिन जब उसने मुझे दुष्ट कहा तो मैंने बहुत बुरा महसूस किया। मेरी ज़िंदगी को कौन कंट्रोल कर रहा है? यकीनन वह इंसान। क्या मैं अपना जीवन ऐसे गुजारना चाहता हूँ? हरगिज़ नहीं। यह हुई बाहरी दरवाजे से चलने की बात। मैं अंदरूनी प्रेरणा से चलने वाला बनना चाहता हूँ। जब उसने मुझे फ़ोन पर किया और मुझे अच्छा व्यक्ति कहा तो सुनने में तो यह बात बड़ी अच्छी लगी, लेकिन वह मेरी तारीफ में ये बातें न भी कहता तो भी मैं अपनी नज़रों में एक अच्छा इंसान ही हूँ। और अगले दिन जब उसने मेरी बुराई की तो उसके शब्द मुझे भले ही बुरे लगे, पर वे मुझ में छोटेपन का एहसास नहीं पैदा कर सकते, क्योंकि अपनी नज़रों में मैं अब भी एक अच्छा इंसान हूँ। जब लोग ऐसी बातें कहते हैं, तुम मुझे नाराज़ करते हो, तो या यहाँ पर कंट्रोल बाहरी है, लेकिन जब मैं कहता हूँ कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ तो यहाँ पर कंट्रोल अंदरूनी है। एलिनोर रूजवेल्ट कहते हैं कि कोई भी आपकी इजाज़त के बगैर आपको हीन महसूस नहीं करा सकता। एक कहानी है कि प्राचीन भारत के किसी साधु महात्मा को राह चलते एक आदमी ने गालियाँ दी। उस महात्मा के बिना परेशान हुए उन बातों को तब तक सुना जब तक वह आदमी बोलते बोलते थक न गया। तब उन्होंने उस आदमी से पूछा, अगर किसी की दी हुई चीज़ न ली जाए तो वह चीज़ किसके पास रहेगी? आदमी ने जवाब दिया कि चीज़ देने वाले के पास ही रह जाएगी। महात्मा ने कहा, मैं तुम्हारी इस देने को लेने से इनकार करता हूँ। और वह उस आदमी को हक्का बक्का और हैरान छोड़कर चल दिया। उस महात्मा का खुद पर अंदरूनी कंट्रोल था। जब तक वह बाहरी बातों को दोष देते रहेंगे तब तक हमारे दुख बने रहेंगे और हम खुद को लाचार महसूस करते रहेंगे। जब तक हम अपने एहसास और व्यवहार की जिम्मेदारी खुद नहीं लेंगे तब तक हमें कोई बदलाव नहीं आएगा। हमें सबसे पहले खुद से ये सवाल पूछने चाहिए, मैं परेशान क्यों हूँ? मैं गुस्सा क्यों हूँ? मैं निराश क्यों हूँ? तब हमें इन पर काबू पाने के उपाय सूझने लगते हैं। खुशी सकारात्मक स्वाभिमान का नतीजा है। अगर हम लोगों से पूछें कि उन्हें किन बातों से खुशी मिलती है तो हमको बहुत किस्म के जवाब मिलेंगे। इनमें से ज़्यादातर लोग धन दौलत ऐशो आराम की चीज़ें के नाम बताएंगे, लेकिन असली खुशी उन चीज़ों को पाने में नहीं है। खुशी बनने में है, न कि पाने में। जीवन में किसी के पास सब कुछ होने पर भी यह जरूरी नहीं है कि वह खुश हो। इसकी उल्टी बात भी इतनी ही सच है। खुशी अंदरूनी होती है। खुशी तो एक तितली की तरह है जिसके पीछे हम जितना दौड़ते हैं यह उतना ही आगे उड़ती जाती है और हाथ नहीं आती। अगर हम चुपचाप खड़े हो जाए तो यह हमारे कंधे पर खुद ब खुद बैठ जाएगी। खुशी लाने वाली दिमागी सोच बनाएं। कड़वाहट भावनात्मक नाकामयाबी की पहचान है। यह अच्छे काम करने की हमारी क्षमता को अपाहिज कर देती है। अपने पैमाने खुद बनाएं। खुद के प्रति ईमानदार रहें। खुद से ही मुकाबला करें। नीचे लिखे बातों को अपनाएं। हर आदमी को हर हालात में अच्छाई ढूंढें। खुश रहने का फैसला करें। अपने पैमाने समझदारी से तय करें। गलत आलोचना से परेशान न होने की क्षमताएं बढ़ाएं। छोटी से छोटी चीज़ में भी खुशी तलाशना सीखें।
याद रखें कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। उतार चढ़ाव तो जीवन का हिस्सा है। हर परिस्थितियों का भरपूर आनंद लें। खुद को रचनात्मक कामों में लगाए रखें। खुद से कम भाग्यशाली लोगों की मदद करें। चीज़ों पर काबू पाना सीखें। चिंतित न रहें। खुद को और दूसरे को माफ़ करना सीखें। न तो अपराध बोध के शिकार हों और न ही किसी के लिए मन में मैल रखें। खुद को सही आत्म सुझाव दें। खुद को सही आत्म सुझाव देने की आदत बनाएं। आत्म सुझाव हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करके हमारे सोच के तरीकों को बदलता है और हमारे व्यवहार में हमारी सोच ही झलकती है। इस तरह आत्म सुझाव हमारे सोच के तरीके को प्रभावित करके हमारे व्यवहार पर असर डालता है। एक तरफ से यह आत्मविश्वास जगाने वाली भविष्यवाणियों का स्वरूप ले लेता है। इस तरह के आत्म सुझावों के कुछ उदाहरण ये हैं। मैं इसे संभाल सकता हूँ। मैं इसे कर सकता हूँ। मैं हिसाब में अच्छा हूँ। मेरी याददाश्त अच्छी है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। हमारे कोई गुण हद से ज़्यादा बढ़ने पर कमजोरी में बदल जाता है। उदाहरण के तौर पर सेल्स के पेशे में अच्छी तरह से बात करना एक हुनर है। अक्सर ऐसे दिखाया गया है कि अच्छे बोलचाल वाले सेल्समैन ज़्यादा सफल होने लगते हैं और फिर इसी हुनर को हद से ज़्यादा इस्तेमाल करने पर असफल भी होने लगते हैं। उनकी खूबी उन्होंने कामयाबी के पास ले जाती है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने पर कमजोरी बन जाती है और वे नाकामयाब होने लगते हैं। सुनना भी एक ताकत है, लेकिन किसी इंसान में यह खूबी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने पर ज़्यादा सुनना और न बोलना उसकी कमजोरी बन जाती है। हमारे सबसे बड़ी कमजोरी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। गुस्सा एक कमजोरी है। इसे एक ताकत के रूप में कैसे बदला जा सकता है, इसका नमूना एक महिला ने मैड बनाकर पेश किया। मैड का मतलब मदर्स अगेंस्ट ड्रंक एंड ड्राइव नाम की संस्था एक शराबी ड्राइवर की लापरवाही से उस महिला का बच्चा मारा गया था। वह इतनी गुस्सा हुई कि उसने यह समाज में ऐसी बातें बर्दाश्त न करने का फैसला किया। उसने समूचे अमेरिका में शराब पीकर ड्राइव करने के खिलाफ लोगों को एकजुट किया। आज वह महिला और उसका संगठन लाखों सदस्यों के साथ एक बड़ी ताकत बन चुके हैं और वे जरूरी कानूनी बदलाव लाने में भी सफल हो रहे हैं। यह गुस्से जैसे नकारात्मक भाव को एक सकारात्मक सोच के जरिए ताकत में बदलने का उदाहरण है। उस महिला ने अपने गुस्से को मजबूत इरादे में बदल डाला। धीरज रखें। ब्रियान एडम्स ने कहा है कि धीरज से आत्मविश्वास, दृढ़ता और समझदारी भरा नजरिया पैदा होता है, जिससे आखिरकार कामयाबी हासिल होती है। अक्सर हम लोगों से को कहते हुए सुनते हैं कि अच्छी या बुरी चीज़ को एक बार देखने, सुनने या करने से कोई असर नहीं होता, लेकिन मैं इसे सच नहीं मानता। असर भले ही नज़र ना आए, लेकिन कुछ ना कुछ असर जरूर होता है। चीन में बांस का एक ऐसा पेड़ होता है जिसे रोपने के बाद 4 साल तक पानी और खाद देने के बावजूद उसमें अंकुर फूटने का भी कोई निशान नहीं दिखता, लेकिन 5वें साल के दौरान बांस का पौधा सिर्फ 6 सप्ताह में 90 फीट तक बढ़ जाता है। सवाल यह उठता है कि बांस का यह पौधा सिर्फ 6 हफ्ते में बढ़ा या इस काम में 5 साल लगे। जब उसमें बढ़ने वाले कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे थे, यदि उस समय इस पौधे को पानी और खाद नहीं दी जाती तो क्या वह बढ़ जाता? बिल्कुल नहीं। अगर 4 साल तक देख रेख न की जाती तो बांस का वह पौधा मर जाता। हमें कुदरत से सीखने की जरूरत है कि यह सीख बिल्कुल साफ है। धैर्य और विश्वास के साथ काम करते रहें। अगर नतीजा नजर न भी आए तब भी उसका असर जरूर होता है। चेतावनी। धीरज और आलस में फर्क होता है। कभी कभी एक बेहद आलसी इंसान खुद को धैर्यवान समझ सकता है। एक अंग्रेजी कहावत है, अच्छी शुरुआत का अंत भी अच्छा ही होता है। अपनी सारी मजबूरियों और कमजोरियों की लिस्ट बनाएं। कामयाब लोग अपनी
कमियों को पहचानते हैं मगर अपनी शक्तियों को बढ़ाते हैं। जब तक अपनी शक्तियाँ पहचानेंगे ही नहीं तो इन्हें बढ़ाएंगे कैसे। हम क्या नहीं करना चाहते, इससे ज़्यादा ध्यान इस बात पर दें कि हम क्या करना और बनना चाहते हैं। स्वाभिमान के भाव का असली निचोड़ नीचे लिखे अब्राहम लिंकन के लफ्ज़ों से ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं समझाया जा सकता। ये दुनिया आज मेरे बेटे का स्कूल में पहला दिन है। ये दुनिया मेरे बच्चे का हाथ थाम लो, आज उसका स्कूल में पहला दिन है। कुछ देर को इसके लिए हर चीज़ नई और अजनबी होगी, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसके साथ नरमी से पेश आएँ। आप तो जानते ही हैं कि इसका संसार अब तक घर तक ही सीमित था। इसने अपनी चारदीवारियों के बाहर कभी झांका नहीं था। यह अब तक घर का राजा रहा है। अब तक इसकी चोट पर मरहम लगाने और इसकी ठेस लगी भावनाओं को प्यार का लेप लगाने के लिए मैं हमेशा मौजूद था। लेकिन अब बात दूसरी होगी। आज सुबह यह सीढ़ियों से उतरकर अपना नन्हा हाथ उत्साह के साथ हिलाएगा और अपनी बड़ी साहसिक यात्रा शुरू करेगा, जिसमें शायद संघर्ष भी होगा, दुख भी होगा और निराशा भी होगी। इस संसार में जीने के लिए इसे विश्वास और प्यार और साहस की जरूरत होगी। इसलिए ये दुनिया, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसके नन्हे हाथों को पकड़कर वे सब सिखाएंगे जो इसे जानना चाहिए। सिखाएं जरूर, मगर हो सकता हो प्यार से। मैं जानता हूँ कि इसे एक दिन यह समझना पड़ेगा कि सभी लोग अच्छे नहीं होते, सभी स्त्री पुरुष सच्चे नहीं होते। इसे यह भी सिखाएं कि संसार में हर धूर्त के लिए एक अच्छा इंसान भी है। जहाँ एक दुश्मन है तो वहाँ एक दोस्त भी है। इसे शुरू में ही यह सीखने में मदद करें कि बुरे और धौंस जमाने वाले लोगों को ठिकाने लगाना सबसे आसान है। इसे किताबों की खूबियों के बारे में बताएं और पढ़ने के लिए प्रेरित करें। कुदरत के छिपे सौंदर्य जैसे आसमान में उड़ते पक्षी, गुनगुना करते भंवरे और हरी भरी वादियों में खिले फूलों को करीब से देखने और जानने के लिए इसे पूरा समय दें। इसे यह भी सिखाएं कि बेईमानी की जीत से हार जाना कहीं अच्छा है। इसे तब भी अपने विचारों पर विश्वास रखना सिखाएं जब सब कह रहे हों कि वह गलत है। मेरे बच्चे को यह शक्ति दें जिसे वह भीड़ का हिस्सा न बनकर भेड़ चाल न चले, जबकि सारा संसार चल रहा हो। इसे यह तो सिखाएं कि वह दूसरों की बातें सुने, लेकिन हर बात सच्चाई के तराजू पर परखे और उनमें से सिर्फ अच्छाई को ही अपनाए। अपनी अंतरात्मा का आवाज़ को सोने चांदी के सिक्कों से न तौले। इसे यह सिखाएं कि वह लोगों से कहने में न आए और अगर वह अपनी सोच में खुद को सही पाता है तो अपने सही इरादे पर डटा रहे और संघर्ष करे। इसे नरमी में सिखाएं, लेकिन ये दुनिया इसे बिगाड़े मत और कमज़ोर न बनाए, क्योंकि लोहा आग में तपकर ही फौलाद बनता है। वैसे तो ऐसा कर पाना एक बहुत बड़ी बात है, मगर ये दुनिया फिर भी आप ऐसा करने की कोशिश ज़रूर करें। आखिरकार वह एक बहुत प्यारा बेटा है। धन्यवाद।